Hello students, welcome back to my YouTube channel Chemistry Learning. Hope you all are well. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सॉल्यूशन चैप्टर के NCERT क्वेश्चंस करे थे. आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे. सो बिफोर हम आगे के क्वेश्चंस करें, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. In the last video, we have discussed till the question number 10. Today we will discuss question number 11. The question number 11 is why do gases always tends to be less soluble in liquids as the temperature is raised. So यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो हमारी गैसेस हैं वो लेस सॉल्यूबल क्यों होती हैं लिक्विड्स में जैसे ही हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं. तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि हमें पता है कि जो डिज़ोल्यूशन की प्रोसेस है, हमारी जो डिज़ोल्यूशन की प्रोसेस है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. तो एक्सोथर्मिक होने की वजह से अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ ये जो प्रोसेस होगी ये क्या हो जाएगी? लेस सॉल्यूबल हो जाएगी. ये जो गैस होगी ये लेस सॉल्यूबल हो जाएगी जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि जो हमारी रिएक्शन होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरीज लॉ डिस्क्राइब करना है, उसकी एप्लीकेशंस लिखनी है. देन द क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा. सो द क्वेश्चन नंबर 13 इज partial pressure of ethane over a solution containing 6.56 into 10 to the power minus 3 ग्राम of ethane is 1 bar. ठीक है, हमें क्या दिया है कि ईथेन का जो पार्शियल प्रेशर है सॉल्यूशन में कितना है? 6.56 into 10 to the power minus 3. सो दिस वैल्यू, ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारा प्रेशर हो गया. इसके बाद सॉल्यूशन में इतने ग्राम ईथेन है तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा? तो यहाँ पर हम अपना हेनरीज का लॉ लगा देंगे. हेनरीज का लॉ इज इक्वल्स टू, हेनरीज का लॉ क्या है हमारा? m इज इक्वल्स टू के एच इंटू पी. तो हमको p गिवन है, m गिवन है, m गिवन है. तो हम इससे क्या निकालेंगे? पहले kh को निकालेंगे. kh जब हमारा निकल जाएगा वो हमारा इस सॉल्यूशन के लिए निकलेगा जिसका हमें प्रेशर भी गिवन है और मास भी गिवन है. इसके बाद हम फिर से क्या करेंगे? फिर से हम इस सॉल्यूशन के लिए जो दूसरा वाला सॉल्यूशन है इसमें हम मास की वैल्यू ये रखेंगे. ठीक है, मास ये हो जाएगा. kh हम कैलकुलेट कर चुके हैं और प्रेशर हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे फॉर दिस क्वेश्चन. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है what is meant by positive and negative deviation from Raoult's law and how is the sign of delta H mixing related to positive and negative deviation from the Raoult's law. तो हमें पता है कि पॉजिटिव डेविएशन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव हो जाती है. ये हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15. एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट exerts a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of the solute? तो हमको यहाँ पर 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट दिया है जो प्रेशर लगा रहा है 1.004, यानी कि इसमें सॉल्यूशन का हमें प्रेशर दे रखा है. ठीक है, सॉल्यूशन में जब सोल्यूट को मिला दिया तो इतना प्रेशर ये एक्सर्ट कर रहा है. अब इसके बाद हमें बताना है कि व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट. इसका मोलर मास निकालना है. ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इट इज़ P0 माइनस PS अपॉन P0 is equals to number of moles of solute. This is relative lowering of vapor pressure. तो इसी sorry not N2, it is X2. It is X2. तो ये हमारा क्या होता है? रिलेटिव लूवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो यहाँ पर हमको PS गिवन है. PS इज 1.004 और P0 हमारा क्या हो जाएगा? हमारा जो सॉल्वेंट है वो हमारा लिक्विड है. तो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है इट इज़ 1 atm और अगर हम इसको बार में लिखेंगे तो बार में इसकी वैल्यू हो जाती है 1.013
1.013 ये इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमारे पास P0 आ गया, PS आ गया, ठीक है, ये वैल्यूज़ हमारी आ चुकी हैं। तो इसके बाद देखो क्या होगा, P0 PS आने के बाद हम इन वैल्यूज़ को रख देंगे। अब x2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x2 जब हमको निकालना है तो x2 निकालने के लिए यहाँ पर x2 इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। तो x2 हमारा निकलेगा, इसके लिए हमें पता है कि एक्वस सोल्यूशन है हमारा 2%, यानी कि 2 ग्राम हमारा नॉन वोलाटाइल सोल्यूट हो गया, 90 ग्राम हमारा सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। इसमें हम क्या कर देंगे, N2 अपॉन N1 की वैल्यू रख के, N2 अपॉन N1 की वैल्यू रख के, N2 अपॉन N1 रख के क्या करेंगे, N2 अपॉन N1 प्लस N2 होता है, लेकिन गैसेस हमें पता है बहुत कम सॉल्यूबल होती हैं, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। तो यहाँ पर N2 अपॉन N1 निकाल लेंगे, ठीक है। N2 हमारा हो जाएगा W1 अपॉन M1, W2 अपॉन M2, N1 हो जाएगा W1 अपॉन M1। W1 और W2 हमको गिवन है, वाटर का मोलर मास हो जाएगा M1 18, हमें M2 इसमें कैलकुलेट करना है। तो सारी वैल्यूज़ गिवन है, सिर्फ हमें M2 इसमें निकालना है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आता है हमारा, जिसमें हमें सॉल्यूशन दिया है हेप्टेन और ऑक्टेन, जो एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे। 373 केल्विन पर इन दोनों का वेपर प्रेशर दे रखा है ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट्स, इतना और इतना रिस्पेक्टिवली। तो हमें इनका वेपर प्रेशर बताना है ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। तो हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है, हेप्टेन और ऑक्टेन के मोलर मास हम निकाल सकते हैं। इनके मोलर मास निकालने के बाद इनका जो मास है वो भी हमको गिवन है, ठीक है। तो इससे हम इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकल गए तो इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे, और अगर हमारा x निकल गया तो हम राउल्स लॉ रख के, राउल्स लॉ हमारा क्या था, राउल्स लॉ वॉज P इक्वल्स टू P0 x, ठीक है, Px जो भी हमारी वैल्यू है। सपोज हेप्टेन के लिए हम निकाल रहे हैं तो pH लिख दिया इसको, सॉल्यूशन में हेप्टेन का प्रेशर pH0 इंटू XH, ठीक है, इसके मोल्स, इसका मोल फ्रैक्शन। इसी तरीके से हमने ऑक्टेन के लिए निकाल लिया। ऑक्टेन के लिए निकालने के बाद जो दोनों की वैल्यूज़ आई, यानी कि pH और PO आया, उन दोनों को ऐड कर लिया, दैट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका मिक्सचर का वेपर प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन इट। तो यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, सॉल्यूट का सॉल्यूट दे रखा है 1 मोलर सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, ठीक है। सॉल्यूट हमारा क्या है, 1 मोलर सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, यानी कि इसका जो सॉल्यूट का 1 मोल है वो 1 kg ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। तो हमारा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, x2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। ये हमारा x2 निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं, इसमें दोनों के नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हमें N1 N2 हमें पता है, गिवन है हमारा 1 मोलर सॉल्यूशन है, 1 मोलर मतलब 1 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। तो 1 इसके लिए हो गया, वाटर के लिए 18 इसका मोलर मास हो जाएगा। और अगर हम कहते हैं कि ये 1000 ग्राम है या 1 किलोग्राम है, तो 1000 अपॉन 18 हो जाता है हमारा 55.55। तो उसको रख के हम इसका x2 की वैल्यू निकालेंगे। फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला रखेंगे, विच इज़ P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल्स टू x2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका
इसमें हमें क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, टीएस की वैल्यू निकालनी है, पी नॉट हमें दिया हुआ है। ठीक है, सभी सारी चीज़ें हमको दी है, केवल हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पीएस की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विच शुड बी डिजॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लग के हमें क्या करना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास निकालना है। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ दी हुई है कि रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो 80% होगा। किसका? 80% ऑफ पी नॉट, प्योर सॉल्वेंट का, क्योंकि इसका जो वेपर प्रेशर है ये लोअर हो जा रहा है कितना, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। तो 80% अगर कम हो रहा है तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा इट विल बी 80% ऑफ पी नॉट, यानी कि प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 0.8 पी नॉट। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है। तो पी एस इक्वल्स टू 0.8 पी नॉट। तो यहाँ पे पी एस भी हमारा पता है, पी नॉट की जगह आप पी नॉट ही रख लेना, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट कर देना। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, ये रखने के बाद x2 निकाल लेना। x2 में आपका यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट W2 निकालना, तो W2 कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 था ये हमारा क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम of a non-volatile solute exactly in 90 gram of water has a vapor pressure 2.8 kilopascal at 298 Kelvin. Further 18 gram of water is then added to the solution. The new vapor pressure of benzene is इतना। हमें पहले मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का, फिर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में हमको गिवन था कि जो हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो 30 ग्राम है और इसका हमें मास निकालना है, इसका हमें मोलर मास यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इसका जो मोलर मास है यानी कि m की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो m की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो हमने इसको m मान लिया। ठीक है, और सॉल्वेंट हमें दे रखा था 90 ग्राम, डाइल्यूशन से पहले की बात हो रही है, तो इसके मोल्स निकालेंगे 5 मोल्स। तो यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला रख के हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पर पी एस भी हमको गिवन है, पी एस है हमारा हैज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल। तो 2.8 हमको किलो पास्कल यहाँ पर वेपर प्रेशर भी गिवन है। तो इसको पूरा कैलकुलेट करके हमारा जो फाइनल फॉर्मूला है इट इज़ दिस फॉर्मूला, दिस इज इक्वेशन 1 सपोज। इसके बाद जब हमने इसमें 18 ग्राम वाटर ऐड कर दिया, 18 ग्राम वाटर ऐड करने के बाद देखो क्या होता है, जो वाटर का मास था इट वाज 90 ग्राम, तो ये हो जाएगा 100, इसमें हमने 18 ग्राम 108 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 मोल्स की जगह 6 मोल्स आ जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ 5 मोल्स वी विल पुट इट हेयर 6 मोल्स। तो यहाँ पर 5 की जगह 6 आया। तो फाइनली हमारी इक्वेशन सॉल्व करके ये आ गई। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन सेकेंड, पी नॉट अपॉन 2.9। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। ठीक है, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद जब इक्वेशन सेकेंड आ गई देन हमने क्या करा, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर लिया। 1 और 2 को डिवाइड करने के बाद देखो क्या हुआ, 1 और 2 को डिवाइड करने के बाद हमें फाइनली ये मिल गया, ये इक्वेशन मिल गई और यहाँ से पी नॉट कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद हमने यहाँ से m को कैलकुलेट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन में इसके सेकंड पार्ट में हमें वेपर प्रेशर निकालना है, तो हम किसी भी इक्वेशन में आइदर इन 1 और 2 हम m की वैल्यू रख देंगे और पी नॉट इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन 2.19।
देखो इन द क्वेश्चन नंबर 2.20 क्वेश्चन गिवन है अ 5% solution by mass of cane sugar in water has freezing point to 271 Kelvin। ठीक है, हमारा शुगर सॉल्यूशन है केन शुगर का। ठीक है, केन शुगर मतलब हमारा C12H22O11 जिसका फ्रीजिंग पॉइंट है 271 केल्विन। इसका हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है 5% ऑफ ग्लूकोज का इन वाटर, अगर फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर का हमको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो है क्या, ये जो सारी वैल्यूज़ हमको गिवन है, यहाँ से पहले वाली जो वैल्यूज़ हमको गिवन है 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, सॉल्यूशन की मोलालिटी निकाल लेंगे। मोलालिटी निकल जाएगी। फ्रीजिंग पॉइंट 271 दे रखा है हमारा कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है 271 हो जाता है, प्योर का इतना है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे बाय सब्सट्रैक्टिंग द बोथ द वैल्यूज़। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके हमें डिप्रेशन मिल जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग KF निकालेंगे। ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे। KF निकालने के बाद इसमें हमें जो निकालना है उसमें इस KF की वैल्यू रखेंगे 5% ऑफ ग्लूकोज। फिर इसके लिए मोलालिटी निकालेंगे और मोलालिटी निकालने के बाद अगेन हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला रखेंगे विच इज़ डेल्टा TF इक्वल्स टू KF M। ठीक है, M निकाल लिया, KF हम पहले निकाल चुके हैं, तो यहाँ से हमें इस ग्लूकोज के लिए C6H12O6 के लिए हमें क्या मिल जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा TF की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, हाँ ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया है। अब हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के बाद जो हमारा डेल्टा TF आया उस डेल्टा TF हमारा क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू P0 माइनस PS होता है। ठीक है, P0 माइनस PS, तो डेल्टा TF इक्वल्स टू P0 माइनस PS होता है। तो हमें निकालना क्या है, PS निकालना, तो PS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P0 माइनस डेल्टा TF। तो जो भी डेल्टा TF आएगा उसको P0 में से माइनस कर देंगे तो हमारा PS निकल जाएगा। ठीक है, अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.21, इसमें बोल रहा है कि हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं A और B जो कंपाउंड बनाते हैं जिसका फॉर्मूला है AB2 और AB4। ठीक है, उसके बाद जब हम 20 ग्राम ऑफ बेंजीन इसमें डिज़ोल्व करते हैं तो 1 ग्राम ऑफ AB2 लोअर करता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन। ठीक है, 2.3 केल्विन, जबकि 1 ग्राम ऑफ AB4 लोअर करता है बाय 1.3 केल्विन। ठीक है, तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 5.1। ठीक है, बेंजीन के लिए दे रखा है तो हमें दोनों के एटॉमिक मासेस बताने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अब हम ये देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला रखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। M इक्वल्स टू होता है हमारा 1000 इंटू KF इंटू W2। ठीक है, W2 वेट ऑफ द सॉल्यूट, W1 इंटू डेल्टा TF, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले हम AB2 के लिए M की वैल्यू निकालेंगे, फिर AB4 के लिए M की वैल्यू निकालेंगे। देखो सब कुछ गिवन है हमको। KF यहाँ पर हमको गिवन है 5.1। ठीक है, W2 हमको गिवन है 1 ग्राम 1 ग्राम गिवन है। ठीक है, और AB4 भी हमको 1 ग्राम गिवन है। उसके बाद डेल्टा TF भी हमको गिवन है दोनों के लिए। AB2 के लिए है 2.3, AB4 के लिए है 1.3। ठीक है, तो ये हमारे सारी वैल्यूज़ गिवन है, तो दोनों के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर मास निकल जाएगा दोनों का मोलर मास निकल जाने के बाद, जैसे कि सपोज MAB2 और MAB4 का जो भी हमारे पास मोलर मास आया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों के लिए इक्वेशन बनाएंगे। AB2 के लिए बन जाएगी इक्वेशन A प्लस 2B इक्वल्स टू जो भी इसका मोलर मास आया, A प्लस 4B
जो भी इसका मोलर मास है। फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद ए और बी की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप लोग कर चुके हैं, ये आपको पता है कि आप लोग इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जब ए और बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो यहाँ पर आप AB4 का अगर आपको मास निकालना है, ठीक है, आपको AB4 का मास निकालना है तो आप AB4 का मास निकालने के लिए क्या करोगे, ए की जगह ए रखोगे, ठीक है, बी की जगह बी रखोगे और उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद उन वैल्यूज़ को ऐड ऑन कर दोगे। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमको दिया है, क्वेश्चन नंबर 22 में हमको ऑस्मोटिक प्रेशर से फॉर्मूले से क्वेश्चन होगा। इसमें हमको गिवन है कि 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है इन अ लीटर ऑफ इट्स सोल्यूशन हैज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 बार। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, पाई इक्वल्स टू CRT, पाई इक्वल्स टू N अपॉन VRT भी लिख सकते हैं। तो पाई हमको गिवन है, C विल बी N अपॉन V। 36 ग्राम के लिए तुम क्या निकाल लोगे, N अपॉन V निकाल लोगे। ठीक है, इसके बाद N अपॉन V निकालने के बाद क्या करना है, N अपॉन V निकल जाएगा। इसके बाद क्या करोगे, R को एज सच रहने देना है, इसकी वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। T आपको दे रखा है 300 केल्विन। तो ये सारी वैल्यू रखने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा, इसका जो आंसर आ रहा है इट इज़ 60R। ठीक है, द आंसर इज 60R। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इसके बाद सेकेंड वैल्यू निकालोगे सेकेंड कंडीशन के लिए कि आपका क्या, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर इज 1.52 बार, तो यहाँ पर भी आप 1.52 बार पाई हो गया आपका, पाई इक्वल्स टू N अपॉन V RT हो जाएगा, या फिर इसको CRT लिख लो। तो C आपको निकालना है, यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, T आपका सेम है। तो इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड करोगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में suggest the most important type of intermolecular attractive interaction in the following। तो पहला है एनहेक्सेन और एनहेप्टेन। तो हमें पता है कि ये दोनों ही नॉन पोलर हैं, तो इन दोनों के बीच में लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस लगेंगे। ठीक है, इसी तरीके से I2 और CCl4 ये भी नॉन पोलर हैं, तो सेम फोर्स NaClO4, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड वाटर। तो यहाँ पे ये दोनों हमारे क्या हैं, जो NaCl4 है ये तो एक आयन है, Na पॉजिटिव और ClO4 1 नेगेटिव बनाएगा आयन। और वाटर, ये दो आयन्स हो गए, और वाटर क्या है हमारा, पोलर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। मेथेनॉल और एसीटोन, मेथेनॉल भी पोलर है, एसीटोन भी पोलर है। ठीक है, तो ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा। एसीटोनाइट्राइल और एसीटोन दोनों ही पोलर हैं, तो ये भी क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारा टाइप ऑफ इंट्रैक्शन आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.4 आ जाता है कि बेस्ड ऑन द सॉल्यूट इंट्रैक्शन तो तीनों ही पोलर हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा, नेक्स्ट में देखो क्या है कि बेस्ड ऑन solute interaction arrange the following in order of increasing solubility in n octane, और एक्सप्लेन करना है साइक्लोहेक्सेन
KCl, CH3OH, CH3Cl। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है, इट इज़ नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में नॉन पोलर सबसे ज़्यादा डिजॉल्व होता है, तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन को छोड़कर तीनों ही पोलर है, तो साइक्लोहेक्सेन सबसे ज़्यादा डिजॉल्व होगा। अब बात आती है रिमेनिंग तीन की, KCl, CH3OH और CH3Cl। तो KCl हमारा आयनिक कंपाउंड है, तो ये सबसे कम डिजॉल्व होगा। CH3OH और CH3Cl हमारे पोलर कंपाउंड्स है, लेकिन इसमें जो CH3Cl है वो कम पोलर है, CH3OH ज़्यादा पोलर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कम पोलर है वो ज़्यादा डिजॉल्व होगा, यानी कि CH3Cl ज़्यादा डिजॉल्व होगा, CH3OH कम डिजॉल्व होगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन is greater than CH3Cl is greater than CH3OH is greater than KCl। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि amongst the following compound identify which are soluble, partially soluble और highly soluble in water। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा फिनॉल। फिनॉल होगा पार्शियली सॉल्यूबल, क्यों, क्योंकि इसके पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH। C6H5OH, तो OH ग्रुप की वजह से इस की वजह से ये पोलर तो है, लेकिन इस ग्रुप की वजह से ये जो बड़ा ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है, इसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो ये पार्शियली सॉल्युबल। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा टॉलुइन। ठीक है, टॉलुइन क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल, क्योंकि ये हमारा क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड है। नेक्स्ट आ जाएगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCHO। फॉर्मिक एसिड जो सॉरी HCOOH। तो जो हमारा फॉर्मिक एसिड है ये हमारा क्या है, पोलर कंपाउंड है, और इसमें ऐसा कोई बल्कि ग्रुप भी नहीं है, तो ये हाईली सॉल्युबल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल है CH2OH, CH2OH। तो CH2OH भी सॉल्युबल होगा, हाईली सॉल्युबल होगा। रीज़न इज सेम कि इसमें क्या है, पोलर कंपाउंड है और कोई ऐसा बल्कि ग्रुप नहीं है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म करेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो फॉर्मिक एसिड है ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट आएगा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3, ये एक इनऑर्गेनिक लिगेंड है। ठीक है, इस वजह से ये भी इसमें सॉल्युबल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है पेंटेनॉल। पेंटेनॉल इज अगेन, पेंटेनॉल का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा CH3 CH2 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 CH2OH। ठीक है, या फिर C5 H11OH। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। तो जो पेंटेनॉल है, ये जो पेंटेनॉल है ये पोलर तो है, बट इसमें क्या है, एक बड़ा ग्रुप लगा है, लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन पोलर की वजह से ये पार्शियली सॉल्युबल होगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.26, if the density of some lake water is 1.25 and contains 92 gram of sodium ions per kg of water, calculate the molality of sodium ion in the lake। तो यहाँ पर हमको दिया है कि सोडियम आयन, जो कि सोडियम आयन हमारा लेक में डिजॉल्व है। ठीक है, तो सोडियम आयन के लिए हम कहेंगे पर केजी ऑफ वाटर में डिजॉल्व है 92 ग्राम। तो इसकी जो मोलालिटी, इसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 92 अपॉन सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है, आयनिक मास क्या हो जाएगा इसका, आयनिक मास या फॉर्मल मास भी जिसको कहते हैं 23। तो 92 अपॉन 23 लिख देंगे, जिससे हमारा 4 मोल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 मोल्स हैं यही इसकी मोलालिटी है, क्योंकि ये हमको पर केजी ऑफ वाटर में ऑलरेडी गिवन है। तो पर केजी वाटर मतलब सॉल्वेंट इसमें 1 किलोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है कॉपर सल्फाइड की CuS की, इट इज़ 6 × 10⁻⁻16। कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलारिटी ऑफ CuS इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा नहीं है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम कहेंगे जो कॉपर सल्फाइड है, इट विल ब्रेक डाउन इनटू Cu2 पॉजिटिव एंड S2 नेगेटिव। इसमें ये डिसोशिएट हो जाएगा। अब हमने कहा कि सपोज इसके
इसकी सॉल्युबिलिटी एस है और H2 नेगेटिव की भी सॉल्युबिलिटी एस है। ठीक है, हमारा जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है उसको हम KSP से डिनोट करेंगे। ठीक है, इट विल बी डिनोटेड बाय KSP। तो KSP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 नेगेटिव। ये एस है, ये भी एस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एस स्क्वायर के बराबर। और जो हमारा KSP है इसकी वैल्यू हमको गिवन है 6 इंटू 10⁻⁻16। तो यहाँ पे एस स्क्वायर इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻⁻16। तो हमारा जो एस आ जाएगा इसका अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू विल बी एस। ये हमारा क्या हो गया, एस। तो जो मैक्सिमम मोलालिटी होगी कॉपर सल्फाइड के एक्वस सॉल्यूशन में, वो इसकी सॉल्युबिलिटी, कॉपर सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी के ही बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो अंडर रूट होगा वही इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी या मोलालिटी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज of aspirin in acetonitrile when 6.5 gram of this dissolved in 450 gram of CH3CN। तो यहाँ पर तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है आपने। मास परसेंटेज के लिए क्या करोगे, मास ऑफ एस्पिरिन अपॉन मास ऑफ एस्पिरिन प्लस मास ऑफ एसिटोनाइट्राइल इंटू 100 और उसको ऐड करके परसेंटेज निकाल दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.29। देखो, इस क्वेश्चन में हमको दिया है नेलोरफिन सिमिलर टू मॉर्फिन, ये कैलकुलॉइड है। ठीक है, इज यूज टू कॉम्बैट विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ नार्कोटिक यूजर्स। इसके बाद हमको दिया है कि जो इसकी जनरली डोज दी जाती है इट इज़ 1.5 मिलीग्राम। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है 1.5, इट इज़ नॉट माइनस, इट इज़ मल्टीप्लाई। ठीक है, दिस इज मल्टीप्लाइड इंटू 10⁻³ m एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे पूछा क्या है कि जो नेलोरफिन है इसकी डोज दी जाती है 1.5 मिलीग्राम। हमें बताना है मास ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ मोलर एक्वस सॉल्यूशन का जो हमारे जो इस डोज के लिए ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि जो हमारा यहाँ पर नेलोरफिन का सॉल्यूशन है इसकी डोज दी जाती है 1.5 मिलीग्राम। तो 1.5 मिलीग्राम के लिए कितना एक्वस सॉल्यूशन ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि देखो हमें दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻³ m, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻³ m सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि इतने मोल्स नेलोरफिन के डिजॉल्व हैं 1 kg ऑफ वाटर में। ठीक है, अब हम इसका जो मोलर मास निकालेंगे। ठीक है, मोलर मास, सपोज इसका जो मोलर मास आता है इट इज़ 311 ग्राम पर मोल और 1 मोल इज इक्वल्स टू 311 ग्राम्स। तो 1.5 इंटू 10⁻³ मोल्स बराबर हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 311। तो ये आ जाएगा हमारा 0.467 ग्राम। इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो इट विल बी 467 मिलीग्राम, क्योंकि यहाँ ऊपर भी हमको मिलीग्राम में दिया है। तो 467 मिलीग्राम आ गया। अब हमको ये जो सॉल्यूशन है, जो एम सॉल्यूशन है, किस में दिया है, 1 kg ऑफ वाटर यानी कि 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम प्लस 0.467 ग्राम जो हमारा ऊपर इसका इस 1.5 में 1.5 इंटू 10⁻³ में मोल्स आए हैं। ठीक है, इसका वेट आया है, उससे ऐड ऑन कर लेंगे तो इसका जो मास आ जाएगा दोनों को ऐड करके आ जाएगा। फिर हम ये लिखेंगे कि 467 मिलीग्राम के लिए हमें सॉल्यूशन चाहिए 1000.467 और फिर हम उसको 1.5 के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 सॉल्यूशन इन मीथेनॉल। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है ये मोलैरिटी के फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन को आप मोलैरिटी का फॉर्मूला रख के सीधे सीधे
कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर टुडे। क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक you so much. Do all this question in your classwork notebook, and if you have still any doubt तो आप मुझसे पूछिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है। Thank you. Stay safe. Have a good day.